हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। और आज बात करेंगे हम भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे। भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय संसद का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में, ये याद रखना, भाग नंबर किस में है? 5 में। किस भाग में? भारत के संविधान के भाग नंबर 5 में संसद का उल्लेख है। भाग 5 में संसद का उल्लेख। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो याद रखना, अनुच्छेद है 79 है, 79 नंबर 79वें अनुच्छेद में भारत की संसद का उल्लेख है। तो ये प्रश्न याद हो गया कि संसद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 में स्थित है। अब देखो संसद का गठन कैसे होता है, संसद किन किन से मिलकर बनता है, संसद किससे कहते हैं। भारत में देखो 2 सदन हो गए, एक तो हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा, और तीसरा होगा राष्ट्रपति। कितने हो गए? तीनों। इन तीनों से मिलकर क्या बन जाता है? तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन गए? संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। संसद के सदन 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? संसद के सदन होते हैं 2। कौन कौन सदन होते हैं? एक तो होता है लोकसभा, एक हो गया लोकसभा, और दूसरा होता राज्यसभा। ये 2 सदन होते हैं। संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद 3 से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति और आ जाता है। लोकसभा राज्यसभा तो संसद के सदन हो ही गए, इसके साथ में क्या आ जाता है? प्लस इसमें साथ में राष्ट्रपति और जुड़ गया। अब राष्ट्रपति क्यों जुड़ता है? संसद का गठन में राष्ट्रपति क्यों जुड़ता है? क्योंकि कोई भी कानून बनाता, संसद क्या काम करता है? कानून बनाने का काम करता है। संसद क्या काम करता है? कानून बनाने का काम करता है। और आपको पता है कि कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति इस पर साइन करता है तब ये विधेयक कानून बनता है। कोई भी विधेयक होता है, विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति क्या होगा? संसद का हिस्सा है। यानी संसद में 3 आ गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस संसद की बैठक होती है किसमें? जो संसद भवन है भारत का, वर्तमान जो संसद भवन है उसमें संसद की क्या होती है? बैठक होती है। भारत का जो संसद भवन है वर्तमान में, अभी तो नया काम भी चल रहा है, नया संसद भवन बन रहा है, लेकिन वर्तमान अभी जिसमें विधायक, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जहाँ बैठते हैं उसे कहते हैं संसद भवन। तो जो संसद भवन है वर्तमान में, ये वर्तमान जो संसद भवन है इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। सन 1921 में इसका निर्माण कार्य क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों के समय ही इस संसद भवन का निर्माण कार्य क्या हो गया था? शुरू हो गया था, सन 1921 में। ठीक है, इसका उद्घाटन जब बनकर तैयार हो गया तो इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन है, इसका उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन किया था 18 जनवरी। कब किया गया? 18 जनवरी 1927 को, यानी लगभग 6 साल बाद। 18 जनवरी 1927 को भारत के जो संसद भवन था इसका उद्घाटन किया गया। और अब आपको पता है वर्तमान में अपन किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो कोई नेता आता है, तो उस समय संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उस समय कौन आया था? तो वो आया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। कौन आया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। तो प्रश्न आ सकता है कि जो वर्तमान का जो संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 18 जनवरी 1927 को। कब शुरू हुआ था? 1921 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब भारत का जो संसद भवन है इसकी जो डिजाइनिंग बनाई थी भाई, ऐसे बनेगा ये संसद भवन। जो डिजाइनिंग बनाने वाला जो आदमी था उसको कहते हैं वास्तुकार, कह सकते हैं।
डिजाइनिंग करने वाला क्या कहते हैं, वास्तुकार। हिंदी में क्या कहते हैं इसको कहेंगे वास्तुकार। तो संसद भवन का जो वास्तुकार कौन था या इसका डिजाइनर कौन था, तो इसके डिजाइनर 2 आदमी थे। एक का नाम है एडविन, क्या नाम है, एडविन, एक का नाम है एडविन लुटियस। क्या नाम है, एडविन लुटियस है। एक तो एडविन लुटियस है और दूसरा कौन है इसके वास्तुकार का नाम, दूसरा था हर्बर्ट बेकर। क्या नाम था, हर्बर्ट बेकर। 2 वास्तुकार थे। तो ये डिजाइनर थे। भारतीय संसद भवन जो बना हुआ है वर्तमान में, इस संसद भवन के 2 डिजाइनर थे। एक का नाम था एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर। ये दोनों इसके वास्तुकार थे, डिजाइनर थे। ठीक है, ये एडविन लुटियस था। इसका एक प्रश्न और बन सकता है, ये एडविन लुटियस था जो भारत का जो इंडिया गेट है, इस इंडिया गेट का भी वास्तुकार यही था। इंडिया जो गेट बनाया था, इस इंडिया गेट का वास्तुकार भी कौन था, एडविन लुटियस। एडविन लुटियस इंडिया गेट का भी था और भारतीय संसद भवन का था। भारतीय संसद भवन 2 था, हर्बर्ट बेकर भी था। तो एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर इसके संसद भवन के वास्तुकार थे। चलो ठीक, संसद भवन में क्या होता, अब देखो संसद भवन में बैठक होती। अब 3 सत्र होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सामान्यतः संसद भवन में, संसद में कितने सत्र होते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। सामान्यतः संसद में कितने सत्र होते हैं, तो सामान्यतः संसद में कितने सत्र होंगे, 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में। कितने वर्ष में, एक सामान्यतः एक वर्ष में संसद भवन में कितने सत्र होंगे, 3 सत्र होते हैं। एक साल में 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र को कहते हैं बजट सत्र। क्या नाम दिया, पहले सत्र को हमने दिया बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा सत्र को नाम दे दिया हमने मानसूनी सत्र, मानसूनी सत्र। और तीसरा को दे दिया हमने शीतकालीन सत्र। तीसरा क्या नाम दे दिया, शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब देखो बजट 3 सत्र, एक सामान्यतः एक वर्ष में संसद में 3 सत्र होते हैं बजट। अब अपने रुपए पैसे की बात होती है मार्च, तो ये चल जाएगा फरवरी से लेकर के मई तक। अनुमानित समय, कोई फिक्स टाइम नहीं इसका, मार्च में हो सकता है, फरवरी में बुला सकते हैं, अप्रैल में भी, मई में भी, कभी भी बुला सकते हैं। लेकिन अनुमानित समय माना जाता है फरवरी से मई के आसपास इसको सत्र को बुलाया जाता है, इसलिए बजट सत्र कहते हैं। क्योंकि बजट का जो बजट माने रुपया पैसा, और रुपये पैसे को माना जाता है मार्च वाला महीना। तो फरवरी से मई हो गया बजट सत्र। ठीक है, मानसूनी सत्र। मानसूनी सत्र कहते हैं जब बरसात होती है, और बरसात कब आती है, जुलाई अगस्त में बरसात हो जाती है। तो कब हो गया, जुलाई से सितंबर तक। कब से, जुलाई से सितंबर तक ये चलता है, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक। तो मानसून जब बरसात कब होती है, तो बरसात होती है अधिकतर जुलाई से लेकर के सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में बरसात होती है। तो तभी बजट बुलाया जाता है, ये मानसूनी सत्र में बुलाया जाता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर में लगभग बुलाया जाता है मानसूनी सत्र। तीसरा और अंतिम सत्र हो जाता है शीतकालीन सत्र। जो शीतकाल, अब शीत माने सर्दी पड़ गई, तो अधिकतर सर्दी कब पड़ती है, और वर्ष के नवंबर दिसंबर, और वर्ष पूरी हो गई जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने, तो नवंबर और दिसंबर में लगभग शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है, नवंबर और दिसंबर में। याद हो जाएगा, एक सामान्य थे एक वर्ष में 3 सत्र, बजट फरवरी से मई हो गया, मानसूनी जुलाई से सितंबर, शीतकालीन हो गया नवंबर दिसंबर। ये इसका अनुमानित समय है। अब देखो, ये तो हो गया अनुमानित। संसद में कम से कम बाध्यता कितने सत्रों की, कम से कम संसद में बाध्यता भी है, तो संसद में कम से कम 2 सत्रों की बाध्यता है। कितने सत्रों की, 2 सत्रों की कम से कम बाध्यता है। भाई कम से कम आपको 2 सत्र तो बुलाने ही होंगे एक वर्ष में। ये तो बाध्यता, एक कानूनी प्रावधान है कि आपको एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाने होंगे। और 2 सत्रों के मध्य, एक सत्र बुलाया अब तो एक सत्र बाद बुलाया, उन दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए। 6 माह की अधिकतम अवधि, 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 माह तक हो सकती है अधिकतम अवधि, लेकिन 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया संसद के सत्रों के बारे में। सामान्य बात है, सामान्यतः
संसद में 3 सत्र होते हैं और कानूनी रूप से बाध्य है कम से कम 2 सत्रों की, और अधिकतम 1 सत्र के 2 सत्रों में 6 माह का अधिकतम अंतर हो सकता है। अब ये संसद का सत्र कौन बुलाता और कब बुलाएंगे? जैसे मान लो बजट सत्र बुला रहे हो तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। इसको कहते हैं आहूत। क्या कहते हैं इसको? आहूत कहते हैं। संसद की भाषा में इसको कहते हैं आहूत, यानी संसद का आहूत। इसका अर्थ क्या हो गया कि संसद का जो सत्र बुला रहा है, सत्र बुलाता है, आहूत कहते हैं उसको बुलाना। और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का सत्र का आहूत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और संसद का सत्रावसान कहते हैं, सत्रावसान। सत्रावसान होता है समाप्त करना। हमारे संसद का पूरा हो गया, हमारे बजट सत्र पूरा हो गया तो पूरा होगा समाप्त करने, उसे कहते हैं सत्रावसान। तो समाप्त भी कौन करता है? यही राष्ट्रपति करता है। यानी बुलाता भी राष्ट्रपति है और समाप्त भी राष्ट्रपति करते हैं संसद के सत्र को। लेकिन राष्ट्रपति किसी अपने विवेक से नहीं बुलाता, बल्कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बुलाता है। किसकी सिफारिश पर? प्राइम मिनिस्टर। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सिफारिश पर, या मंत्री परिषद कह सकते हैं हम इसको, या प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और इसका समापन सत्रावसान भी करता है। तो दोनों करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। तो समझ में आई कि संसद का सत्र बुलाने को आहूत कहते हैं, समाप्त करने को सत्रावसान कहते हैं। दोनों राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ठीक है। अब संसद के गठन का उद्देश्य, संसद का गठन क्यों किया गया, क्या कारण है संसद के गठन के उद्देश्य? संसद के गठन के उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि संसद का गठन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य? देखो, संसद में क्या काम होता है? पहला काम होता है कानून बनना। क्या बनना? कानून कौन बनाता है? हमारी संसद बनाती है। कानून बना, कानूनों का बनाना या निर्माण है। तो संसद के गठन का उद्देश्य क्या है? कानून बनाना। और जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से लिए? कानून बनाने की जो प्रक्रिया ये हमने लिए ब्रिटेन से। किस देश से लिए? अंग्रेजों से लिए ये परंपरा, या ब्रिटेन से परंपरा ली है। कानून बनाने की परंपरा भारत के लोगों ने किस देश से लिए? ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से ये परंपरा ली। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया, प्रश्न आ सकता, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया किस देश से लिए? हमने ब्रिटेन से ली है। चलो ठीक है, ये बात हो गई। मैंने कानून बनाने की प्रक्रिया ली ब्रिटेन से। ठीक है, अच्छी बात है। अब कानून कैसे बनते हैं? कानून कैसे बनते हैं? कोई विधेयक होता है, मान लीजिए क्या होता है? विधेयक। कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है। ये विधेयक लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है। इन विधेयकों के विधेयक कानून कैसे बनते हैं इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है कि विधेयक, वापस सुनो, विधेयक किसी भी सदन में रख सकते हैं। हम लोकसभा में रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। इसको रखने के बाद में जिस सदन में रखेंगे उस सदन में क्या होगा? इसके प्रथम वाचन, उससे वाचन होगा और उस वाचन कहेंगे, प्रथम वाचन कहेंगे। विधेयक सांसद भी रख सकता है और विधेयक मंत्री भी रख सकता है। मंत्री रखता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, और जो सांसद रखता है विधेयक को गैर सरकारी या निजी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई विधेयक को हम लोकसभा में रख सकते हैं और राज्यसभा में रख सकते हैं, लेकिन हम लोकसभा में रखने विधेयक को, समझो हमने विधेयक को क्या रखा? लोकसभा में रखा। लोकसभा में रखते क्या होगा? प्रथम वाचन, उसको क्या होगा? उस वाचन होगा। कौन सा वाचन होगा उसमें? प्रथम वाचन। और प्रथम वाचन में क्या होता है? पहला वाचन होगा। प्रथम वाचन में क्या होगा? इस विधेयक का क्या उद्देश्य, विधेयक क्यों लेके आए? तो विधेयक के उद्देश्यों पर क्या होती है? चर्चा होती है। विधेयक के उद्देश्य पर क्या होती है? चर्चा होती है। उद्देश्य पर क्या होती है? चर्चा होगी। जो विधेयक के क्या उद्देश्य है, इन उद्देश्य पर क्या होगी? चर्चा। और कौन से वाचन है? प्रथम वाचन में इस विधेयक के उद्देश्य पर चर्चा होती है। हमने माना कि विधेयक लोकसभा में रखा, लोकसभा में रख के इसमें पहला वाचन होगा और पहले वाचन में क्या होगा? उसके उद्देश्य पर चर्चा होती है।
अब पहला वाचन हो गया, तो दूसरा वाचन होगा। कौन सा वाचन होगा? दूसरा वाचन, द्वितीय वाचन कह सकते हैं इसको। अब जैसे दूसरा वाचन कहाँ होगा? दूसरा वाचन उसी सदन में होगा। मैंने लोकसभा में रखा तो दूसरा वाचन लोकसभा में ही होगा। लोकसभा में होगा दूसरा वाचन, और इस पे वाचन होने के बाद फिर चर्चा होगी उन चीज़ों पे, उद्देश्य पे, ये क्या काम आएगा, इसका क्या कारण है, क्यों लाए, इन सब उनके उद्देश्य के बारे में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में ये जो विधेयक होता है, ये जिस तरह का कानून से, मान लीजिए जैसे कृषि कानून से संबंधित कोई विधेयक है तो कृषि समिति होती है, उसके अंदर समितियाँ होती है संसद में। तो जो विधेयक जिस समिति से संबंधित होता है, उस समिति के पास भेज दिया जाता है। दूसरा वाचन होते ही उसको समिति के पास भेज दिया जाएगा। जैसे कृषि कानून से संबंधित कोई विधेयक लाया तो जो संविधान में जो कृषि समिति बनी हुई है उस समिति के पास इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है। और जो समिति है इस क्या करेगी? अब समिति के पास भेज दिया, समिति क्या करेगी? उस विधेयक की जांच करेगी। क्या करेगी? जांच और चर्चा करेगी। समिति के पास गया विधेयक तो समिति क्या करेगी? इस पर चर्चा करेगी। क्या करेगी? तो चर्चा करेगी और इसकी जांच करेगी या कि विधेयक सही है या गलत है। इस पर जांच और चर्चा दोनों करेगी समिति, उसकी जांच भी करेगी और उस पर चर्चा करेगी। अब इसके बाद में कौन सा वाचन होगा? तीसरा वाचन। कौन सा होगा? तृतीय वाचन होगा। इसके बाद दूसरा हो गया और तृतीय वाचन उसी सदन में होगा। पहले हम लोकसभा रखेंगे तो लोकसभा में होगा, और हम राज्यसभा में रखते हैं इसको राज्यसभा में होता है। किसी भी सदन में रख सकते हैं। तो क्या होगा? तीसरा वाचन होगा। मान लीजिए हमने तीसरा वाचन रखा। तीसरा वाचन क्या होता है? अब इसकी जांच हो गई, समिति ने जांच कर ली, इस पर चर्चा कर ली। अब यदि सदन में लगे कि इस पर मतदान करवाना है, जैसे मान लीजिए क्या करवाना? मतदान। समिति को लगे या सदन की राय जानी जाए, जाएगी वहाँ पे कि भाई ये विधेयक को पास करें या नहीं करें। मान लीजिए कुछ लगभग बराबर से लोग हैं, कुछ ना भी कर रहे हैं और कुछ हाँ कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करा जाता है? मतदान करवाया जाता है। क्या करा जाएगा? मतदान करवाना जरूरी है। और इस वाचन के साथ ही मतदान कर तृतीय वाचन क्या करा जाता है? मतदान करवाया जाता है। तृतीय वाचन क्या? मतदान करवाया जाता है। और मतदान क्या होता है? सामान्य मतदान, मतदान करवाएंगे और जो बहुमत का मतदान होगा वो विधेयक उसमें से पास हो जाएगा। 1993 के बाद सरकार द्वारा विभागीय समिति गठन किया गया। विभागीय समिति गठन कब किया गया? जो मैंने कहा था ना, विधेयक जिस समिति से संबंधित होगा उस समिति के पास जाएगा। तो जो विभागीय समिति होगी, और जो विभागीय समिति का गठन कब से किया गया? 1993 के बाद। 1993 के बाद सरकार ने विभागीय समिति गठन किया। और आज हमारी संसद में लगभग 24 प्रकार की समितियां हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार की क्या है? समितियां हैं। हमारी संसद में लगभग 24 प्रकार की समिति है। फिर क्या हो गया? मतदान करवा दिया। मतदान में यदि वो विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। मान लीजिए मतदान में क्या हो गया? विधेयक पास हो गया। तो क्या करेगा? उस विधेयक को जैसे हम लोकसभा में रखा तो अगला सदन, 2 सदन है इसके पास, सदन 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमने जैसे लोकसभा में विधेयक पास हो गया तो ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? ये राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में भी वही होगा, प्रथम वाचन होगा, वही दूसरा वाचन होगा, वही तृतीय वाचन होगा, तीनों वही प्रक्रिया होगी। तीनों प्रक्रिया वही होगी, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तृतीय वाचन। जैसे पहले सदन में प्रक्रिया हुई वही प्रक्रिया दूसरे सदन में होगी। मान लीजिए राज्यसभा से भी पास हो जाता है विधेयक। कहाँ से? राज्यसभा से मान लीजिए विधेयक पास हो जाता है तो कहाँ जाएगा? फिर ये जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? ये भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है उसके बाद में। और जब राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते ही क्या बन जाएगा? विधेयक क्या बन जाएगा? हस्ताक्षर करने के बाद में ये क्या बनेगा? कानून। राष्ट्रपति ने यदि इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो हस्ताक्षर करते ही क्या बन जाएगा? कानून। फिर विधेयक नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ये फिर क्या बनेगा? ये कानून। फिर इसको विधेयक नहीं कह सकते। राष्ट्रपति ने
हस्ताक्षर कर दिया तब ये विधेयक नहीं रहता है। राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करता तब तक ये विधेयक रहता है। हस्ताक्षर करने के बाद में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सी बातें कानून बनने की प्रक्रिया। ठीक है, अब मान लीजिए राज्यसभा इस पर क्या क्या कर सकती है। मान लीजिए हमने लोकसभा है, राज्यसभा से मान लीजिए हमने लोकसभा और राज्यसभा, मान लीजिए एक सदन से मानव विधेयक पास हो जाता है। मान लीजिए पहले सदन से विधेयक पास हो गया और दूसरे सदन में जब विधेयक जाता है तो दूसरा सदन, मान लीजिए राज्यसभा में, पहले लोकसभा में पास कर लिया, मान लीजिए लोकसभा में पास किया था, तो मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, फिर किस में गया, राज्यसभा में। अब मान लीजिए राज्यसभा क्या करे, उसको पास करने के लिए क्या कर दे, मना कर दे कि मैं तो पास नहीं करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा ये विधेयक। भाई पास करने के लिए क्या कर दे, मना कर दे, पास करने के लिए क्या कर दे, मना कर दे। चलो ठीक है भाई, एक काम कर सकते हो, पास करने मना भी कर सकता। दूसरा काम क्या करें, मान लीजिए उसमें कहीं कमी लग रही है, मान लीजिए उस विधेयक पे कहीं कोई कमी हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन। तो मान लीजिए संशोधन करने लग जाए मान लीजिए विधेयक पे, ठीक है, संशोधन करने लग गई। तीसरा काम, न तो ये 6 माह तक न तो यहाँ कह रहा है और न सदन ना कह रहा है, न तो हाँ कहता है और न ना कह रहा है। ऐसी स्थिति, मान लीजिए कोई विधेयक पर ऐसी स्थिति हो जाए, मान लीजिए ऐसा कोई विधेयक लाइए, उस पर एक सदन में से पास हो गया, दूसरा सदन है तो उस पर पास करने के लिए मना कर दिया, मान लीजिए मना भी कर दिया, या संशोधन करने लग जाए, या न तो हाँ कह रहा है ना कह रहा है, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या लगे, अब यहाँ पे क्या दोनों सदनों में क्या गतिरोध पैदा हो जाएगा। क्या होने लगे, अब दो संविधान के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, जब एक ने पास कर दिया दूसरा पास नहीं करा तो दोनों में क्या गतिरोध उत्पन्न होने लग जाए, दोनों बीच में क्या गतिरोध उत्पन्न हो जाए। मान लीजिए थोड़ी सी ऐसे हो जाए, गुस्सा आने लग जाए आपस में, यार हमने पास कर दिया, हमारे इस विधेयक को ये पास नहीं कर रहा, मना कर रहा है, ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो जाए। और ऐसा तो क्या करेगा, यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा क्या करे, राष्ट्रपति क्या कर सकता है फिर यहाँ पे, तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसी स्थिति में क्या बुलाएगा राष्ट्रपति, संयुक्त बैठक बुला सकता है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 108, कौन सा अनुच्छेद, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 108 है उसमें कहा गया कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में, 108 में, अच्छी तरह याद रखना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। अब चलो ठीक है, ये तो हो गई संयुक्त बैठक बात। अब आप कहोगे भाई संयुक्त बैठक मान लीजिए बुला ली, संयुक्त माने क्या हो गया, जोड़ना, संयुक्त माने जोड़ना, लोकसभा के भी वहाँ आ गई, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदनों के जो सांसद है उनको एक जगह पे बिठा दिया, इसे कहते हैं संयुक्त बैठक। समझ में आए कि वहीं दोनों सदन हो गए, लोकसभा हो गई और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य हैं उनको एक साथ बिठा लिया, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं। अब आप कहोगे मान लीजिए संयुक्त बैठक आ गई सदन में, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, किसका, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इस बात का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन से, 118 में प्रावधान किया गया। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इस बात का प्रावधान किया गया। 108 में तो केवल संयुक्त बैठक हो जाएगी, यदि ऐसी परिस्थिति आ गई, गतिरोध उत्पन्न हो रहा है दोनों सदनों के मध्य, तो संयुक्त बैठक बुला सकते, इस बात का प्रावधान है। लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, इस बात के लिए कहता है अनुच्छेद 118। ठीक, अब मान लीजिए जिस दिन संयुक्त बैठक बुला रहे हैं, आज मान लीजिए संसद की संयुक्त बैठक चल रही है और आज हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, मान लीजिए ये किसी कारणवश उस दिन सदन में उपस्थित नहीं है,
ऐसी परिस्थिति हो गई, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष बीमार हो जाए, घर में कुछ भी काम पड़ जाए, जिस दिन संयुक्त बैठक है उस दिन लोकसभा अध्यक्ष यदि मान लीजिए उस बैठक में नहीं है, अब बैठक में जो व्यक्ति नहीं है वो तो उसकी अध्यक्षता कैसे करेगा, तो फिर क्या करेगा, जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, कौन, उपाध्यक्ष, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वह उस बैठक की क्या करता है, फिर अध्यक्षता करता है। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो उपाध्यक्ष उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। चलो ऐसा भी कोई परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए कि जिस दिन संयुक्त बैठक हो उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हो सदन में, ना तो अध्यक्ष है और ना उपाध्यक्ष, दोनों ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपको याद रखना उस समय करेगा राज्यसभा है, जो राज्यसभा है उसका कौन करता, सभापति नहीं करता, बल्कि कौन करता, उपसभापति करता, उपसभापति करता है। उस समय जब लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब आप यहाँ कहोगे कि सर सभापति क्यों नहीं करता, सभापति क्यों नहीं करता है, क्या कारण है सभापति इस बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं करता, उपसभापति, उपसभापति, सभापति छोटी पोस्ट होती है, उपसभापति करता लेकिन सभापति क्यों नहीं करता, तो इसका कारण अच्छी तरह समझना कि जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता। एक सदन ऐसा राज्यसभा का जो सभापति एकमात्र ऐसा है कि जो सदन का नहीं है और उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की उपराष्ट्रपति सभापति है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं है, और जब सदन का ही कोई आदमी सदस्य नहीं होता है तो वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। इसलिए सभापति तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, बल्कि फिर कौन करेगा, उपसभापति। पहले शुरू में सबसे पहले कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, दोनों नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ना तो लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित है, ना उपाध्यक्ष है और ना राज्यसभा का उपाध्यक्ष, तीनों ही अनुपस्थित हो, तीनों संयुक्त बैठक के दिन कौन क्या हो, अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में कौन करता है संयुक्त बैठक अध्यक्षता। यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है और राज्यसभा उपसभापति भी नहीं, संयुक्त बैठक बुला ली और तीनों ही व्यक्ति उस दिन उपस्थित नहीं है, तो फिर कौन करेगा, फिर करेगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्या करेगा, जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह जो लोकसभा में से भारत का राष्ट्रपति होता है उसमें जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, तो वरिष्ठ सांसद को राष्ट्रपति तय करेगा। कोई वरिष्ठ सांसद है, उस वरिष्ठ सांसद को राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसको चुन लेगा, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वह उसमें वरिष्ठ जो सांसद है उस वरिष्ठ सांसद को चुन करके उस संयुक्त बैठक के अध्यक्ष उस दिन के लिए उसका अध्यक्षता करवाएगा। कौन करवाएगा, राष्ट्रपति उसमें किसी वरिष्ठ सांसद को। ठीक है, तो ये तीनों स्थिति हमने बात कर ली, एक बार फिर सुन लो। संयुक्त बैठक का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब दोनों सदनों के मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 118 के तहत। अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन यदि किसी कारणवश उस दिन अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है उस दिन तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है, इसलिए बैठक में भाग नहीं ले सकता है, और जो व्यक्ति बैठक में भाग नहीं ले सकता है वह अध्यक्षता कर ही नहीं सकता। तो उपराष्ट्रपति इसलिए नहीं करेगा, राज्यसभा का जो सभापति इसलिए नहीं कर सकता। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता। यदि ऐसा कुछ हो जाए, संयुक्त बैठक बुला रही है और उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है,
उपाध्यक्ष भी नहीं है और राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उस दिन राष्ट्रपति द्वारा कोई वरिष्ठ सांसद होगा वह उस दिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। और जो संयुक्त बैठक में फिर एक प्रावधान ये हो रहा है संयुक्त बैठक में, मान लीजिए किसी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुला ली। कौन सी बैठक बुला ली? संयुक्त बैठक। मान लीजिए किसी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुला ली, मान लीजिए, ठीक है। तो संयुक्त बैठक बुलाई गई तो इसमें कोई विधेयक पास होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत से ही वो विधेयक पास हो जाएगा। किस संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक होता है वो किस बहुमत से पास होता है? साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत क्या कहते हैं? साधारण बहुमत किसे कहते हैं? साधारण बहुमत का अर्थ होता है कि जितने भी विधायक है उसका 50 + 1। समझे? मान लीजिए 200 सांसद है, मान लीजिए उपस्थित है, 200 सांसद संयुक्त बैठक में उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या हो? 50%। 50% मतलब क्या होगा? 100 और +1, यानी जिसमें 101 सांसद जिसके पक्ष में रहेगा, यदि विधेयक पास कराने के पक्ष में तो पास हो जाएगा और पास कराने के पक्ष में नहीं है तो फेल हो जाएगा। यानी 50 + 1 का बहुमत चाहिए, इसे कहते हैं साधारण बहुमत। 50 + 1 यानी 50% में 1 जोड़ दो। यानी यदि मान लीजिए उस दिन 200 सांसद मौजूद है तो उसमें से 101 सांसद ने वोट दिया तो वो क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत में पास हो जाएगा। इसे कहते हैं संयुक्त बैठक। आप कहोगे कि संयुक्त बैठक क्या सभी विधेयक भी बुला सकते हैं? नहीं, 3 ऐसे विधेयक होते हैं। 3 ऐसे विधेयक होते हैं। कितने होते हैं? 3 ऐसे विधेयक हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। 3 ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती। कौन कौन से? पहला विधेयक हो गया धन विधेयक। हम धन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। हर दोनों सदनों में पास होना जरूरी है धन विधेयक, इसलिए इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। तीसरा हो गया संविधान में संशोधन। संविधान में क्या संशोधन करना हो तो भी हम इसको दोनों ही सदनों में पास करना जरूरी है, इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। और तीसरा महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, इस महाभियोग की प्रक्रिया में भी हम संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, बल्कि दोनों ही अलग अलग सदनों में पास होना जरूरी होता है। इन पे हम संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। अब आप कहोगे क्या भारत में आज तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है? भारत में आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। भारत में आज तक 3 बार क्या बुलाई गई है? संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कितनी बार? 3 बार। आज तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई? पहली संयुक्त बैठक बुलाई थी 1961 में। कब बुलाई थी? 1961 में बुलाई थी। कौन सा विधेयक लाया गया था तब? 61 में आपको ध्यान हो तो दहेज प्रतिषेध का विधेयक था। कौन सा था? दहेज प्रतिषेध का जो विधेयक लाया गया था ये लाया था 61 में। कब लाए थे? 61 में लाए थे। और इस पर क्या बुलाई गई? तो पहली संयुक्त बैठक 1961 में किस विधेयक में लेके आए? दहेज प्रतिषेध जो विधेयक था इसके लिए लाई गई थी, पहली बुलाई गई थी संयुक्त बैठक। इस समय इस बैठक की अध्यक्षता उस समय लोकसभा अध्यक्ष था, उसका नाम था अंतशयनम, याद करना, अंतशयनम आइगर उस समय लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने पहली लोकसभा की जो संयुक्त बैठक थी उसकी अध्यक्षता करी थी। किसी ने? अंतशयनम आइगर ने पहली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करी थी 1961 में दहेज प्रतिषेध के खिलाफ। पहली थी होगी। दूसरी कब बुलाई गई? तो दूसरी याद करो 1978 में। कब बुलाई गई थी? 1978 में दूसरी बुलाई गई संयुक्त बैठक। और 1978 में क्या काम किया गया? बैंकिंग सुधार। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने बैंकिंग सुधार संबंधी कानून लाई गई 1978 में। और इस पर क्या बुलाई गई? संयुक्त बैठक। और इस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे के.एस. हेगड़े। कौन थे? के.एस. हेगड़े उस समय भारत के लोकसभा अध्यक्ष थे के.एस. हेगड़े। तो इन्होंने 1978 में उस समय लोकसभा की अध्यक्षता की। 61-78
तीसरी कब बुलाया गया? तीसरी बुलाया गया 2002 में। कब बुलाया गया? 2002 में। और आपको ध्यान है 2002 में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने किसके लिए बुलाई गई थी? पोटा कानून के लिए। पोटा जो आतंकवादी गतिविधि से संबंधित जो कानून था पोटा, इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई पोटा के लिए। इस समय क्या था? लोकसभा का अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं था, तो उपाध्यक्ष था, उसका नाम था पीएम सईद। पीएम सईद उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, तो पीएम सईद ने उस बैठक की अध्यक्षता की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। कितनी बार बुलाए गए? 3 बार। आज तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, 61, 78, 2002। 2002 में जो पोटा कानून है, इसको लागू करने वाला था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था? अटल, उस समय भारत के प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लागू किया था। लेकिन 2004 को सरकार बदल गई भारत की, और कौन बन गई? मनमोहन सिंह। कौन बना? मनमोहन सिंह की सरकार बन गई कांग्रेस की, और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। और मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री बनते 2004 में इस पोटा कानून क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। जो कानून 2002 में लागू हुआ था, उसको 2004 में मनमोहन सरकार ने ख़त्म कर दिया। लागू किया था अटल बिहारी वाजपेयी। एक चीज़ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जो तीनों 61 में भी भारत के संसद का सदस्य था, 78 और 2002, तीनों बैठकों में भाग लेने वाला, तीनों बैठकों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी। जो 1961 में भी इन्होंने संयुक्त बैठक में भाग लिया था, 78 में भी और 2002, तीनों बैठकों में संयुक्त संसद की तीनों संयुक्त बैठक में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, और कल अब हम संसद की भाषा के बारे में बात करेंगे, जो कल के वीडियो में बात करेंगे। यदि यहाँ तक ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।